बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम सीखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में बेसिक सी बातें जानते हैं भाई। पीरियोडिक टेबल आप फेमिलियर हो चुके हैं, कितनी सारी चीजें आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी हैं। नाइट्रोजन कहाँ पे आता है पीरियोडिक टेबल में, ये आपको पता है। सो नाइट्रोजन जो है हवा में भी अगर हम देखें, Your device is ready to pair. अगर मैं आपसे पूछूं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है ना, जब हम ह्यूमन हम इनहेल करते हैं तो हम हवा में You're now connected to Boatstone Pay. करते हैं कि भाई हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे लंग्स में, नहीं, पूरी हवा हमारे लंग्स में जाएगी। हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, नहीं, देन देयर इज ऑक्सीजन आल्सो, देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो, राइट। सो नाइट्रोजन जो है इट अकर्स इन द एटमॉस्फेयर एज N2, गैस की फॉर्म में N2। नाइट्रोजन जो है, टू एटम्स आर ज्वाइंट बाय अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हवा में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है, एग्रीड। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है, मतलब N और N आपस में जुड़े हुए हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से। इन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा जब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। प्लांट्स जो है इस्तेमाल कैसे करेंगे इस नाइट्रोजन को, वहां पे ये इंपॉर्टेंट बात आएगी कि ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे। मान लो हमने ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए एच 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 लगा दिया, है ना, हाइड्रोजन डाल दिया तो अमोनिया बन गया। सो वही चीज हमने समझनी है कि ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं, कैसे ये नाइट्रोजन नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, प्रोटीन्स इनकी फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है। ये कंप्लीट साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल जो हम कह रहे हैं वो हमने आज की क्लास में पढ़ना है, ठीक है जी। सो अभी तक आपने क्या हेडिंग दिया है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। पहली बात लिखी, इट अकर्स इन द एटमॉस्फेयर एज N2, that means the two atoms are joined by triple covalent bond। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको नाइट्रोजन के बारे में। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है जी, नाइट्रोजन फ्रेंच वर्ड जो है ये नाइट्रोजने, ओके, दो टुकड़ों में बांट लीजिए ऐसे भाई, नाइट्रॉन एंड जेने। जेने इज रेफरिंग टू समथिंग व्हिच इज जेनरेटिंग, समथिंग व्हिच इज फॉर्मिंग, दैट मींस नाइट्रेट फॉर्मिंग। एक फ्रेंच वर्ड है, जीन एंटोनी शेप्टन, राइट, इन्होंने ये जो है बात बताई कि नाइट्रोजन, एज आई टोल्ड यू, फ्रेंच वर्ड नाइट्रोजने, जो कि नाइट्रॉन एंड जेने, दैट मींस नाइट्रेट फॉर्मिंग, ऐसी चीज जिससे कि नाइट्रेट्स बनते हैं उसे नाइट्रोजन कहा जाता है। याद रहेगा जो इतना सिंपल सी बात है, बिल्कुल। नाइट्रोजन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, नाइट्रोजन शब्द किस प्रकार से बना है, ये मैंने बताया कि नाइट्रॉन एंड जेने, फ्रेंच वर्ड नाइट्रोजने से डिराइव्ड है ये चीज, दैट मींस नाइट्रेट फॉर्मिंग। वैज्ञानिक का नाम आप ना भी याद रखें चलेगा, कोई बात नहीं जी, ठीक है जी। सो मिट्टी में जो नाइट्रोजन है, हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स को मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स कहां से मिल रहे हैं, भाई सॉइल में से मिल रहे हैं। सॉइल में जो नाइट्रोजन है क्या वो सफिशिएंट मात्रा में है, क्या वो सभी प्लांट्स के लिए पूरी पड़ जाएगी, नहीं, यहीं पे समस्या है। नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हुआ कि भाई प्लांट्स आपस में कंपीट कर रहे हैं, जितनी नाइट्रोजन सॉइल में अवेलेबल है तो सबको सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ऐसी प्रक्रियाएं होनी चाहिए कि ये नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स प्लांट्स स्वयं बना सकें, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, पढ़ेंगे हम आगे ये सारी चीजें, ठीक है जी। सो देखिए जी, ये है टोटल अवेलेबल नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन पर प्लांट इतना रिक्वायरमेंट है, लेकिन नाइट्रोजन पर प्लांट जो है मिल पा रहा है वो देखिए कितना है। यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से सनफ्लावर बना करके दिखाया गया है कि इन बेचारे पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा। यू गेटिंग इट? नाइट्रोजन प्लांट्स की एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। मिट्टी में उतना सफिशिएंट नाइट्रोजन नहीं होता नेचुरली कि सभी प्लांट्स की जरूरत पूरी हो पाए। सो नाइट्रोजन जो है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इट इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। This can be asked as a question. The limiting nutrient for plants, that is nitrogen. Nitrogen की requirement काफी ज्यादा होती है plants की. So
प्लांट्स जो है आपस में तो compete कर ही रहे हैं नाइट्रोजन के लिए भी। मैं एक प्लांट हूं, एक दूसरा प्लांट है, एक तीसरा है, हमारे में आपस में तो कंपटीशन है ही। एक और चीज के साथ भी तो कंपटीशन है। मिट्टी में कितने सारे अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं, माइक्रोब्स भी तो हैं। सो प्लांट्स दे compete मतलब एक दूसरे के साथ एक तरह से मुकाबला कर रहे हैं कि भाई मुझे भी चाहिए और वो कह रहा है कि मुझे भी चाहिए। सो प्लांट्स आर कंपीटिंग अमंग देमसेल्फ, और उसके साथ साथ plants compete with microbes also for the soil nitrogen, right जी? यहाँ पे soil में ये enlarge करके आपको microbes दिखाए गए हैं। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। Our earth is filled with plants, हजारों लाखों तरह के अलग अलग plants हैं। So from where do they get all the nitrogen that they need? मिट्टी में क्या इतनी सफिशिएंट मात्रा में नाइट्रोजन अवेलेबल है? भाई नहीं है। तो फिर कहां से आएगी? कहीं से तो आ रही होगी। आप कहेंगे सर हवा है, एटमॉस्फेयर में एयर है, इसमें कितनी सारी नाइट्रोजन है, N2 है, पर क्या वो N2 डायरेक्टली प्लांट इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो उस नाइट्रोजन को किस प्रकार से प्रोसेस किया जाएगा कि वो प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करने लायक चीज बन सके? यही है हमारी आज की इस कहानी का मेन मुद्दा। That means we are going to discuss this important thing, in fact very very important part of the chapter, that is nitrogen cycle। कई तरह के बैक्टीरिया का जिक्र होगा यहाँ पे। राइजोबियम आपने सुना है, राइजोबियम वर्ड दिमाग में आते ही लेग्यूमिनस प्लांट्स आपको याद आ रहे होंगे, है ना? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, और सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। सो अब आपने हेडिंग दे दिया नाइट्रोजन साइकिल। चलो जी, ये नाइट्रोजन साइकिल क्या है? जब आप साइकिल कहते हैं ना, इसका मतलब है कि इंटर कन्वर्टेबल चीजें हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट्स कर रहे होंगे, प्लांट्स मिट्टी में है, मिट्टी का जो नाइट्रोजन है अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो फिर जो है एटमॉस्फेयर में जा रहा है। दैट मीन्स ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजन का, बीच में एनिमल्स भी लिखे हैं राइट? हम नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं क्या? सोचिए जरा, क्या हम नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेटली। जो इवन इनहेल कर रहे हैं ना आप नाइट्रोजन, वो आपके लंग्स तक भी जाती है। नाइट्रोजन गैस लंग्स के एल्वेलाई को क्रॉस करके ब्लड तक भी जाती है, टिश्यू तक भी पहुंचती है, फिर वापस भी बाहर आती है। जो अमीनो एसिड्स है, सिंपल आप याद करो, प्रोटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन में प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड में नाइट्रोजन तो है ही है। ठीक है जी, चल। सो नाइट्रोजन साइकिल में बढ़ते हैं आगे। नाइट्रोजन साइकिल एक बायो जियो केमिकल प्रोसेस है। ध्यान दीजिए, बड़ी खूबसूरती से इस एक शब्द को 3 हिस्सों में बांट के आपको समझाया गया है। नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायो जियो केमिकल प्रोसेस। क्या मतलब हुआ इस बात का? When you say bio, that is something which is referring to the living organisms. So bio में मतलब plants and animals involved है, agreed. When you say geo, geological sciences deals with the earth crust, मिट्टी, soil, ये सब. So when you say geo, that is referring to soils, rocks and atmosphere. Bio, geo, and when you say chemical, that is referring to these chemicals, nitrogen, oxygen, carbon, phosphorus. सो ये एक बायो जियो केमिकल साइकिल है, जिसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है दैट इज अर्थ मतलब रॉक्स, सॉइल, राइट, एंड देन जो केमिकल्स में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है जी? सो आपने एक सेंटेंस लिखना है यहाँ पे, नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायो जियो केमिकल प्रोसेस। ओके, चलो सबसे पहली बात समझते हैं, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेडिंग दीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रही है अमोनिया एंड अदर रिलेटेड कंपाउंड्स में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की परिभाषा हम क्या देंगे? लिखिए, process of conversion of atmospheric nitrogen, process of conversion of atmospheric nitrogen into ammonia and other related compounds। वो other related compounds क्या हैं?
अभी हम देखते हैं। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो N2 की फॉर्म में है, उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स। ध्यान रखिएगा, अमोनिया नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स। तो आप एक सिंपल रिएक्शन लिख लो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एरो डाल के ऊपर लिखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन किस में हुआ है, अमोनिया में, नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में। आगे बढ़ते हैं जी ना। सबसे पहली प्रमुख बात आती है कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं ये ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, यह तोड़ना पड़ेगा। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में देयर इज ब्रेकिंग ऑफ द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़े जाने चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे N के साथ H H H लग गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करी हमने। NH3, व्हाट इज दिस NH3? इट इज अमोनी। तो ट्रिपल बॉन्ड टूटा तो अमोनिया बन गया जी, ठीक है। दिस इज हाउ द बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन। लिख लीजिए ये बात। सो नाइट्रोजन लिखेंगे आगे N, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाइए, एरो डाल के NH3 लिख दीजिए। यह पहला स्टेप होना चाहिए और यह प्रमुख और इंपॉर्टेंट स्टेप है, इतना ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन। अब आप कहेंगे कि इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन से क्या मतलब है भाई? देखिए, जितनी फैक्ट्रीज हैं, राइट, इंडस्ट्रीज जो है वहां से जो धुआं उठ रहा है उसमें जो गैसेस हैं वहां भी तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, वो भी तो एक सोर्स हो जाएगा नाइट्रोजन का। इवन जब फॉरेस्ट फायर हो जाता है भाई, जंगल में आग लग जाती है, जब प्लांट्स की जो नाइट्रोजन है वो भी तो गई हवा में, एयर में, है ना। सो नाइट्रोजन का सोर्स तो अलग अलग हो गया ना, ठीक है जी। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तीन बातें हमने समझना। आप देखते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यहां क्या हो रहा है, वो ट्रिपल बॉन्ड कैसे टूटेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। ये रहा जी नाइट्रोजन N2। अब क्या दिखाया गया यहाँ पे? यहाँ पे आपको दिखाया गया भाई अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज, राइट। एटमॉस्फेयर में तो है ही यूवी रेज है, और भी कई तरह की रेडिएशंस होंगी, राइट। इसके अलावा ऑक्सीजन भी मौजूद है। सो हमें मिल जाता है नाइट्रोजन से टूट करके क्या प्रोडक्ट, वी गेट दीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, दैट इज NO, NO2, N2O, तीनों अलग अलग हैं। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन, हेडिंग क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें कि यूवी रेज और बाकी और रेडिएशंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना रहे हैं, NO, NO2, N2O। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नाउ ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, रेन वाटर, बारिश का पानी जब है इन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ मिला, सो मिल गए हमें नाइट्रेट्स, राइट जी। NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट्स। रिएक्शन कंप्लीट कीजिए लिख करके। पहले हमने लिखा था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूवी रेज एंड इवन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दे रहा है, NO, NO2, N2O। रेन वाटर की प्रेजेंस में जब ये बारिश के पानी के साथ मिल जाएंगे तो हमें नाइट्रेट्स मिलेंगे। दैट वाज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हवा में हो रहा है। अब हम जिक्र करते हैं जी इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है, जो इंडस्ट्रियल स्मोक है, फैक्ट्रीज हैं, इतनी बड़े बड़े कारखाने हैं जहां पे जो है जो गैसेस निकल रही हैं उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है। वेहिक्यूलर एग्जॉस्ट, गाड़ियां चल रही हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं, गैसेस जो है वहां से भी फ्लो हो रहा है, गैसेस निकल रही हैं। सो वो एग्जॉस्ट गैसेस जो है वहां नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फॉरेस्ट फायर भी मैंने आपको बताया था एक सोर्स हो सकता है। सो ये सब निकलने वाला नाइट्रोजन जो है ये भी NO, NO2 एंड N2O नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की फॉर्म में फिक्स हो जाता है, ये कह दीजिए कि कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। Now, what is the most important thing which we have to discuss? That is biological nitrogen fixation, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट आएगा नाइट्रोजन को फिक्स करने में। कई तरह के बैक्टीरिया का रोल पढ़ेंगे यहाँ पे, जिनका हम पहले जिक्र कर रहे थे। सो हेडिंग दे दीजिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लिखिए जी पहला सेंटेंस,
It is performed by नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स जिन्हें कहा जाता है डायजोट्रॉप्स. Please write down. Heading is biological nitrogen fixation. Now this biological nitrogen fixation इसे कौन कैरी आउट करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा, जिन्हें डायजोट्रॉप्स कहा जाता है. दिख रहा है जी? नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स पहले क्या बना रहे हैं? अमोनिया, NH3. अब ये अमोनिया आगे कैसे कन्वर्ट होगा वो आगे के स्टेप्स जो हम देखेंगे. डायजोट्रॉप्स याद रखना इंपॉर्टेंट है. जब आप डायजो कहते हैं, डायजो दैट मीन्स डाई नाइट्रोजन. डायजो रेफर्स टू डाई नाइट्रोजन. डायजोट्रॉप्स वो organisms हैं which are capable of assimilating atmospheric nitrogen, जो atmospheric nitrogen को assimilate कर लेते हैं और convert कर देते हैं उन्हें और अलग अलग तरह की usable forms में. So diazo means dinitrogen, right? The organisms which are capable of assimilating atmospheric nitrogen. Okay? Now, एंजाइम. एंजाइम्स क्या हैं जी? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स. बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते समय हमने कई अलग अलग तरह के एंजाइम्स का जिक्र किया. बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए कैटालिस्ट्स की आवश्यकता पड़ती है. सो एंजाइम्स दे बिहेव एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स. दे स्पीड अप द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन by lowering the activation energy which is required to start a reaction. तो यहां भी एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम नाइट्रोजिनेस, जिसे MOFE जो है चाहिए अपना काम करने के लिए. होलो एंजाइम्स याद है ना? होलो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा होता है. सो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, नो डाउट. प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जो जुड़ा हुआ है, दैट इज MO and FE, molybdenum and iron. MOFE चाहिए इसे, ये ध्यान रखना. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? मैं लिख देता हूं that this can be asked as a question. Nitrogenase enzyme, very important enzyme involved in biological nitrogen fixation. ये रहा जी नाइट्रोजन. ट्रिपल बॉन्ड्स तोड़ने हैं. नाइट्रोजिनेस एंजाइम इसमें इन्वॉल्व्ड है और उसने बना दिया अमोनिया. आपको इतना याद है ना? एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं. बेसिकली एंजाइम प्रोवाइड्स अ यूनिकली स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू इंटरेक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट. एंजाइम्स एक बड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि भाई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स तुम आओ, रिएक्ट करो और प्रोडक्ट बना दो. रिएक्शन हो जाने के बाद एंजाइम्स फिर से फ्री हो जाते हैं दोबारा से नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के. ठीक है जी? सो एंजाइम कौन सा जिक्र हो रहा है मेरे राजा बेटा? नाइट्रोजिनेस. ये जो रिएक्शन लिखी है देख के घबराना नहीं है, मैं समझा रहा हूं बड़े सिंपल तरीके से. दिखाया क्या गया? एंजाइम और सबस्ट्रेट का मिलन, और जो फिर अलग हो रहे हैं एंजाइम और प्रोडक्ट में. नो, एंजाइम है नाइट्रोजिनेस, ठीक है जी, और हमारा सबस्ट्रेट है यहां पे N2 नाइट्रोजन. तो बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट हुआ एंजाइम के साथ. एंजाइम की एक्टिव साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है. मैं रिमाइंड करा देता हूं. मान लीजिए ये हमारा एंजाइम है, ई की फॉर्म में लिख दिया. ये रही एंजाइम की एक्टिव साइट और द सबस्ट्रेट साइट और द सबस्ट्रेट स्पॉट जहां पे आकर के सबस्ट्रेट जुड़ा. तो आपको यहां पे दिखा दिया गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लिखा है ना, बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट. और हमें नतीजा क्या मिला उससे? हमारा प्रोडक्ट क्या बना है जी? प्रोडक्ट इज अमोनिया. स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया. देखो यहाँ पे रिडक्शन दिखाया गया ना जी. N के साथ H जुड़ रहा है, वो ट्रिपल बॉन्ड जो है उसे तोड़ना है. सो अमोनिया बनाना है. ये देख लीजिए H दिखाए गए यहाँ पे. कैन यू सी दीज H? दैट मीन्स N के साथ H लग गया, 3 H लग गए तो अमोनिया
बन गया, प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बन जाने के बाद एंजाइम इज फ्री, द नाइट्रोजिनेस एंजाइम इज फ्री, लिखा है ना, फ्री नाइट्रोजिनेस कैन बाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2। आपको इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था। आप सिंपली लिख दीजिए नाइट्रोजिनेस एंजाइम प्लस N2, फिर एरो डाल के आगे लिख लीजिए, हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर वो डिसोसिएट हुआ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट इज अमोनिया, दैट इज NH3, राइट, और एंजाइम फ्री हो गया फिर से। तभी ये एरो वापस इधर से दिखाया गया है कि एंजाइम इज अगेन फ्री टू बाइंड विद द फ्रेश सबस्ट्रेट। यही एंजाइम्स का नेचर है। एंजाइम्स themselves are not used up during the reactions. After the reaction is over, enzyme is free to bind with the fresh substrate. क्लियर है जी? सो हमने जिक्र किया था एंजाइम नाइट्रोजिनेस का, यहां पे हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। और वो हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट 16 ATP, 16 ATP इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें मिले हैं जी 2 NH3, then H2, 16 ADP and 16 inorganic phosphates. So just remember that high energy requirement है इस स्टेप में, जब नाइट्रोजनेस एंजाइम अपना काम कर रहा है। आप ये रिएक्शन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, N2 plus 8 electron, right, plus 8H plus 16 ATP, we are getting 2 NH3 plus H2 plus 16 ADP and of course inorganic phosphate salts. क्लियर है जी? हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। नाउ अब जो हम जिक्र करने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी इस चीज का, कि कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस प्रक्रिया में, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बैक्टीरिया फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, दोनों के नाम हम पढ़ेंगे, राइट। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दैट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो तरह के हैं, फ्री लिविंग एंड सेकंड इज सिम्बायोटिक, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना करके रह रहे हैं, जिसमें हम रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स वाला जिक्र करेंगे। सो पहले डिस्कस करते हैं जी कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना बेटा, ये भी फर्दर दो तरह के, दैट इज एरोबिक, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, एनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन, ठीक है जी। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग में एरोबिक, एनएरोबिक। पहले देखते हैं एरोबिक वाले कौन से हैं, जिसमें कि ये इंपॉर्टेंट नाम है जी, याद रखना, दैट इज एजोटोबैक्टर। एक नाम भी याद रख लेंगे जी, चलेगा। सो एजोटोबैक्टर जो है दैट इज फ्री लिविंग तो है ही है, साथ के साथ एरोबिक भी है। एंड एनारोबिक में याद रखिएगा रोडोस्पाइरुलम, एनारोबिक में रोडोस्पाइरुलम, एरोबिक में क्या पढ़ा अभी अभी, एजोटोबैक्टर, राइट जी। एनारोबिक में रोडोस्पाइरुलम। नाउ साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। आप याद कीजिए, इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने ये जिक्र किया था कि एनाबीना नोस्टो, ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। ये दो नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज एनाबीना एंड नोस्टो। सिम्बायोटिक कौन से हैं? आप देखिए, ये आपको लेग्यूमिनस प्लांट दिखाया गया है ना। लेग्यूमिनस प्लांट्स बेसिकली जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे हम पी का भी जिक्र करते हैं, मटर का भी। सो रूट में नोड्यूल्स बन जाते हैं यहाँ पे, जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, और वो रूट नोड्यूल्स में लेग हेमोग्लोबिन भी होता है, जो अभी हम आगे जिक्र करने वाले हैं। सो लेग्यूमिनस प्लांट से मतलब क्या है हमारा? ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, group of flowering plants which belong to legume family and have seeds that are enclosed in pods। मैंने कहा ना, फलीदार पौधे जो हैं, लेंटल्स हो गए या पी हो गया, मटर जिसे हम कहते हैं, सो उनकी जो जड़ें हैं वहां पे नोड्यूल्स पाई जाती हैं, गांठें कह लीजिए छोटी छोटी, इसलिए वो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। सो ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विच बिलोंग टू द लेग्यूम फैमिली, और उनके जो सीड्स हैं वो पॉड्स में, फलियों में एनक्लोज्ड होते हैं, राइट जी। इस सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जब आपने सिम्बायोटिक कहा मतलब प्लांट पार्ट
और उधर से दूसरा सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसका कोई हिस्सा इन्वॉल्व होगा। ये दो चीजों का मिलकर के एसोसिएशन बना हुआ है जो हमने सिम्बायोटिक शब्द का प्रयोग करा है। सो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बैक्टीरियल कंपोनेंट एंड प्लांट कंपोनेंट दो चीजें हैं भाई। ठीक है, बैक्टीरियल कंपोनेंट क्या है, यहां पे हमने ले लिया राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, दो लिए हमने, दो एग्जांपल्स आपको दे दिए। प्लांट कंपोनेंट होगा रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ें, पूरा पौधा इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, है ना, जड़ें इन्वॉल्व हैं, नोड्यूल्स वहां पे हैं। सो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स हो गया प्लांट कंपोनेंट, एंड उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन का जो बैक्टीरियल कंपोनेंट है वो हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे राइजोबियम, कॉमन है, याद रखना आप। ठीक है जी। सो नतीजा क्या हो जाता है कि नोड्यूल्स बन जाते हैं। बैक्टीरिया जब जुड़ा रूट के साथ, अभी बताऊंगा मैं कैसे, रूट हेयर है, इसके पास बैक्टीरिया मिट्टी में इकट्ठे हुए, वहां से एक इन्फेक्शन थ्रेड बना, बैक्टीरिया ने रास्ता खोज लिया कॉर्टेक्स तक पहुंचने का, अल्टीमेटली उसे एसोसिएशन बनाना है वेस्कुलर टिश्यू के साथ, क्योंकि कंडक्शन तो वेस्कुलर टिश्यू ही करेगा ना। सो वो नोड्यूल कैसे बनता है, वो मल्टी स्टेप प्रोसेस जो है वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपने जाना कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्लांट के शरीर का जो हिस्सा इन्वॉल्व है दैट इज रूट, बैक्टीरिया का नाम हमने राइजोबियम ले लिया यहाँ पे। राइजोबियम इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है इसके बारे में, जितनी बातें बताने जा रहा हूं दीज कैन बी फ्रेम्ड एज क्वेश्चन। रॉड शेप्ड, बैक्टीरिया पढ़ते समय हम ये बातें पढ़ भी चुके हैं पहले ऑलरेडी, मोनेरा जब हमने पढ़ा था। सो रॉड शेप्ड, नॉन स्पोरुलेटिंग, स्पोर्स नहीं बनते हैं, ग्राम नेगेटिव, मोटाइल, एनारोबिक है। ठीक है, ये ध्यान रखना, राइजोबियम के ये जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। अब आता है जी हमारे सामने कि वो नोड्यूल बनती कैसे हैं, क्या प्रक्रिया है नोड्यूल फॉर्मेशन में। तो जिसके लिए हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, प्लांट्स के केस में रूट का जो हमने सेक्शनल व्यू पढ़ा था, याद है आपको? सेक्शनल व्यू में रूट का सेक्शन जब आप देखते हैं तो आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं? आप कहेंगे भाई एपिडर्मिस है, वहां पे रूट हेयर होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, पेरिसाइकल है, वेस्कुलर बंडल्स है, ये सब चीज हमने पढ़ी हुई है इतनी, है ना, जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस के सेल्स और वो सब चीजें। यहीं से अब हमें समझना है कि रूट हेयर जो होते हैं, जो एपिडर्मिस के एक्सटेंशंस हैं, कैसे एसोसिएशन हो जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के साथ, कैसे वो कॉर्टेक्स में पहुंच जाते हैं और कैसे नोड्यूल्स बनते हैं। स्टेज 1, पहला स्टेप जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द राइजोबियम। रूट हेयर दिख रहा है जी आपको, हमने ग्रीन कलर से यहाँ पे राइजोबियम दिखा दिया, राइट। ये राइजोबियम जो रूट हेयर के आसपास है, प्लांट रूट्स जो हैं दे आर गोइंग टू रिलीज काइंड ऑफ अट्रैक्टिव केमिकल्स, फ्लेवोनॉइड्स, अट्रैक्टिव केमिकल्स रिलीज करते हैं जो उन बैक्टीरिया को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो रूट हेयर की तरफ और ज्यादा बढ़ने लगे राइजोबियम, राइट। लिखा है जी प्लांट्स रिलीज केमिकल्स, अट्रैक्टिव केमिकल्स विच आर गोइंग टू अट्रैक्ट दोस बैक्टीरिया, यानी राइजोबियम। तो अब राइजोबियम जड़ों के पास पहुंच के, रूट हेयर के पास पहुंच के मल्टीप्लाई करने लगेगा। ये रहा जी राइजोबियम जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, मल्टीप्लाई कर रहा है इसने, ये मल्टीप्लाई कर रहा है रूट हेयर के पास, इसकी कॉलोनी बन रही है। देयर इज कॉलोनाइजेशन नियर द रूट हेयर, यू कैन सी, राइट। क्या क्या स्टेप्स थे? रूट हेयर के पास बैक्टीरिया प्रेजेंट है, प्लांट ने अट्रैक्टिव केमिकल्स रिलीज करे हैं, फ्लेवोनॉइड्स, और ज्यादा बैक्टीरिया को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, वहां पे आकर के उनकी कॉलोनीज बन गई। अब ये जो रूट हेयर है ना, इसका कर्लिंग होने लगेगा, ये घूमने लगेगा। अगला जो स्टेप है हम देखते हैं जी, दैट इज स्टेज 2। आई होप आप साथ साथ लिख रहे हैं, रनिंग नोट्स बना रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर। देखिए जी, रूट हेयर इस प्रकार से कर्ल कर गया, घूम गया, कर्ल बन गया, राइट। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हुआ। इसके बाद क्या है, इन्फेक्शन थ्रेड बन जाएगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द इन्फेक्शन थ्रेड, दैट इज स्टेज 3। फर्स्ट स्टेज वाज व्हाट? There is a secretion of attractive chemicals, colonization of the bacteria,
कर्लिंग हो गया सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में आकर के क्या हो रहा है जी, इन्फेक्शन थ्रेड बन रहा है। अब आप रूट हेयर के अंदर देखिए, ये हमने जो है रेड या मैरून से कलर से जो आपको दिखा दिया है, एक थ्रेड बन गया, इन्फेक्शन थ्रेड। इसी इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए राइजोबियम एंटर्स थ्रू दी डिसइंफेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए राइजोबियम एंटर करके कॉर्टेक्स तक पहुंचना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर है जी इतना। नेक्स्ट क्या है जी, देखते हैं। इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए एंटर करता करता वो इन्वेड कर गया राइजोबियम कॉर्टेक्स तक। उसका मकसद था कॉर्टेक्स तक पहुंचना। आप देखिए ग्रीन कलर से जो छोटे छोटे हमने बैक्टीरिया दिखाए हैं, कर्ल्ड हुआ जो रूट हेयर है उसके अंदर जो इन्फेक्शन थ्रेड है उसको रास्ता बना के वो कॉर्टेक्स तक पहुंच रहे हैं। आगे देखना जी क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेज में। स्टेज 4, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। कॉर्टेक्स के सेल्स जो है वो अब डिफरेंशिएट हो गए हैं और उन्होंने बना दिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए बैक्टीरिया पहुंचा, कॉर्टेक्स के सेल्स को उसने इंड्यूस करा कि भाई तुम नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बन जाओ। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स वहां पे बनने शुरू हुए, जिसको हमने यहाँ पे येलो कलर से दिखाया है। ये स्टेज नंबर 4 है। पहला स्टेज क्या था, प्लांट रिलीजिंग अट्रैक्टिव केमिकल्स अट्रैक्टिंग द बैक्टीरिया, colonization of bacteria near the root hair. Second step, कर्लिंग हो गया था रूट हेयर का। थर्ड, इन्फेक्शन थ्रेड बना। फोर्थ, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बन गए कॉर्टेक्स में। राइट जी। अब क्या होना है यहाँ पे, देयर इज अपीयरेंस ऑफ द नोड्यूल्स। ये जो आपको पिंक से कलर से दिखाया गया ना यहाँ पे, नोड्यूल, गांठ जैसी चीज बननी शुरू हो जाएगी वहां पे। देयर इज अपीयरेंस ऑफ नोड्यूल। फिर वो नोड्यूल बढ़ता बढ़ता एक्सटर्नली बाहर की तरफ भी एक्सटेंड करेगा, और वो नोड्यूल आगे जाना है, उसे वेस्कुलर टिश्यू के साथ कनेक्शन बनाना है। क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्स किया जाएगा, अल्टीमेटली जो चीज बनी वो वेस्कुलर टिश्यू के जरिए ही तो प्लांट शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स हुआ, अपीयरेंस ऑफ नोड्यूल्स हो गया। अब आगे देखो क्या हो रहा है, नोड्यूल्स एक्सपेंड इनटू द पेरीसाइकल। पेरीसाइकल में एक्सपेंड करते हुए, इन्वेड करते हुए पेरीसाइकल को अंदर की तरफ एंड बाहर की तरफ वो एक स्वेलिंग जैसी चीज बना देते हैं। ये रही वो स्वेलिंग। पिंक कलर से जो स्ट्रक्चर दिखाया था नोड्यूल, वो दोनों तरफ एक्सपेंड होता जा रहा है। अंदर की तरफ पेरीसाइकल की तरफ को जाएगा, इन्वेड करके उसे वेस्कुलर टिश्यू के साथ कनेक्शन बनाने। बाहर की तरफ भी वो फूलता जाएगा, एक नोड्यूल जैसी चीज उभर के एक स्वेलिंग जैसी चीज बाहर को नजर आएगी। राइट नाउ, फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कनेक्शन, स्टेज नंबर 5। मकसद तो वही था ना कि जो वेस्कुलर टिश्यू है उसके साथ कनेक्शन बना लो, ताकि जिस चीज का निर्माण होगा वो वेस्कुलर टिश्यू के जरिए प्लांट शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाई जाए। सो वेस्कुलर कनेक्शंस बने तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्लियर हुई जितनी बात। मैंने कहा ना, नोड्यूल फॉर्मेशन एक मल्टी स्टेप जो है प्रक्रिया थी, जिसमें प्लांट ने केमिकल रिलीज करे, फ्लेवोनॉइड्स, बैक्टीरिया को आकर्षित कर। उसके बाद रूट हेयर का कर्लिंग हुआ, कॉलोनाइजेशन बैक्टीरिया का हो गया, रूट हेयर कर्ल हुआ, इन्फेक्शन थ्रेड बना, इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए वो कॉर्टेक्स तक पहुंचा, कॉर्टेक्स के सेल्स जो है डिफरेंशिएट कर गए नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स में। उसके बाद नोड्यूल एक्सपेंड होने लगा, बाहर की तरफ स्वेलिंग, अंदर की तरफ डीप कनेक्शन बना रूट के वेस्कुलर टिश्यू के साथ। वही लिखा है जी यहाँ पे, दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द वेस्कुलर कनेक्शंस। राइट, कैन यू सी दीज रूट नोड्यूल्स? दिख रही हैं आपको ये छोटी छोटी गांठें जो दिख रही हैं, फलीदार पौधे जो हैं उनकी जड़ों में ये पाई जाती हैं। ग्रेट। अब हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में जल्दी से देख लेते हैं। ये जो मल्टी स्टेप प्रोसेस हमने देखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोबियम, सेक्रेशन ऑफ अट्रैक्टिव केमिकल्स बाय द प्लांट ताकि वो राइजोबियम को अपनी तरफ आकर्षित करे, कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर, फॉर्मेशन ऑफ द इन्फेक्शन थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए जो है वो बैक्टीरिया पहुंचा अंदर कॉर्टेक्स में, formation of nitrogen fixing cells and then formation of the vascular connection. Step by step ये सारी चीजें आपके सामने है। क्लियर है इतना? कोई डाउट नहीं है यहां तक? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। इन नोड्यूल्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन आखिरकार हो कैसे रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द नोड्यूल्स, याद कीजिए एंजाइम कौन सा था? नाइट्रोजिनेस। मैंने कहा था ना, होलो एंजाइम
which requires a non-protein part for its functioning, MOFE complex जो है molybdenum and iron. तो नाइट्रोजिनस एंजाइम ने नाइट्रोजिनेस एंजाइम ने नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला था, राइट, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा था। ये एंजाइम नाइट्रोजनेस जो है ना, इसकी खास बात है, इट इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन हुई तो फिर कहेगा भैया मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा, तो कौन बचाएगा इसे? ये इतना सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए, तो इस एंजाइम को कौन बचाता है? इसे बचाता है जी लेग हेमोग्लोबिन। ध्यान रखिए, अब आपको ये लेग बना के दिखाया गया, क्या ये हमारी लेग्स में होता है? नहीं नहीं, हमारी लेग में नहीं है। हमारे पास तो भाई हेमोग्लोबिन है ना हमारे आरबीसी के अंदर। हमारा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, दिस इज लेग हेमोग्लोबिन। वेयर इज लेग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट? It is present in the root nodules of the leguminous plants. ठीक है, ये रहा, आपको दिख रहा है, देखो ये काटा गया था, ऐसे लाल लाल सा नजर आ रहा है ना अंदर। कैन यू सी दिस लेग हेमोग्लोबिन? वेयर इट इज प्रेजेंट? रूट नोड्यूल्स ऑफ leguminous plants and it is oxygen scavenger, right? ये बचा लेता है उस एंजाइम को हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन से, जो कि उसके लिए खतरनाक साबित होगी। चलो अगला स्टेप देख रहे हैं जी हम, नाइट्रिफिकेशन। हेडिंग इज नाइट्रिफिकेशन। क्या है जी नाइट्रिफिकेशन? N2 जो था ट्रिपल बॉन्ड टूटा, अमोनिया बन गया। अब आगे क्या? आगे होना है नाइट्रिफिकेशन, यानी उस अमोनिया को बदलना पड़ेगा नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में। प्लांट ऐसे डायरेक्टली तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में जो अमोनिया का ऑक्सीडेशन होने जा रहा है वह कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। So what is nitrification? It is oxidation of ammonia into nitrites and nitrates. इसमें दो बातें याद रखना है। अमोनिया जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से बना, नाइट्रोजिनेस ने जो बनाया, उसका प्राइमरी नाइट्रिफिकेशन हुआ तो बने नाइट्राइट्स, NO2 नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी नाइट्रिफिकेशन ने नाइट्राइट्स बनाए, उसके बाद सेकेंडरी नाइट्रिफिकेशन तो बने नाइट्रेट्स। क्लियर? हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। प्राइमरी नाइट्रिफिकेशन यानी अमोनिया का नाइट्राइट्स में बदल, सेकेंडरी नाइट्रिफिकेशन नाइट्राइट्स का नाइट्रेट्स में बदलना, दैट वाज प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रिफिकेशन। ठीक है जी। नाउ इस नाइट्रिफिकेशन को करते हैं फ्री लिविंग कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ शब्द से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, हमने पढ़े थे ना, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। सो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं क्या जी? देखते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ, जब हमने कीमो वर्ड कह दिया ना, तो मतलब कोई केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी के लिए, राइट जी? सो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि अमोनिया। So chemoautotrophs, if you want, you can again note down. Chemoautotrophs, organisms that obtain their energy from oxidation of inorganic compounds, जैसे कि अमोनिया। और जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, फोटो इज रेफरिंग टू लाइट, ध्यान रखना जी। चलो प्राइमरी नाइट्रिफिकेशन देखते हैं क्या है। प्राइमरी नाइट्रिफिकेशन में क्या था? अमोनिया से नाइट्राइट बनाना है भाई, अमोनिया से नाइट्राइट बनाना है। सो प्राइमरी नाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय, प्लीज रिमेंबर द नेम, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनस। प्लीज राइट डाउन नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोमोनस भी कह देते हैं, स्पेलिंग देख लीजिए। नाइट्रो NITRO, सो SO, नाइट्रोसोमोनस MONS, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस दो हैं, ध्यान रखिएगा जी। दो एग्जांपल्स प्राइमरी नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं, दैट इज अमोनिया प्लस 3O2 यानी ऑक्सीजन, एंड द प्रोडक्ट्स आर नाइट्राइट्स, हाइड्रोजन आयंस एंड वाटर। दैट इज प्राइमरी नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया से नाइट्राइट का बदलना, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। सेकेंडरी नाइट्रिफिकेशन में ये नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल रहे हैं। सेकेंडरी नाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट्स कन्वर्ट हुए नाइट्रेट में, नाइट्रोबैक्टर यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंडरी नाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोबैक्टर,
प्लीज राइट डाउन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां जहां भी नाम आ रहे हैं बैक्टीरिया के, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। सो नाइट्रोबैक्टर सेकेंडरी नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व। नाइट्रिफिकेशन हो गया तो भाई अब आ गया आगे एसिमिलेशन, उस चीज का इस्तेमाल करना। एसिमिलेट कैसे हो जाएगा वो तो देखते हैं। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब है यहां पे अपटेक ऑफ नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल। नाइट्रेट्स कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? ऑफ कोर्स जो कंडक्टिंग टिश्यू है, नाइट्रेट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, राइट। रूट्स में ये सारी चीजें हुई हैं जो अभी तक हमने पढ़ी। अब यहां से बिकॉज वेस्कुलर टिश्यू के साथ कनेक्शन बना था ना, वेस्कुलर टिश्यू के जरिए अलग अलग प्लांट पार्ट्स तक के पहुंचे हैं, राइट। वहां क्या होना है जी? वहां पे होना है जी मेटाबॉलिज्म ऑफ द नाइट्रेट्स। क्या प्लांट उस नाइट्रेट को ऐसे इस्तेमाल कर जाएगा? नहीं, अल्टीमेट मकसद तो प्रोटीन बनाना है ना। प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड्स चाहिए। और हमारे पास बने क्या है? नाइट्रेट्स। पहले नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन से अमोनिया बना, ठीक है। अमोनिया से नाइट्राइट बने, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन गए, नाइट्रेट कंडक्ट हो गए, पत्तों तक पहुंच गए, लीफ में। अब लीफ कहेंगे कि हम इन नाइट्रेट से प्रोटीन बनाना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होगा? मेटाबॉलिज्म ऑफ द नाइट्रेट्स। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रेट्स में पहले बने हमारे पास अमोनियम आयंस, अमोनिया, और वहीं से अमीनो एसिड बनेंगे ना। फिर अमीनो एसिड किससे बने? अमोनिया से। सो अमोनिया से अमीनो एसिड बन गए और अमीनो एसिड से बन गए प्रोटीन्स। व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। प्रोटीन्स जो है बेसिकली हर सेल का हार्डवेयर की तरह है। प्रोटीन्स के बहुत सारे रोल्स हैं। नाउ जो अमोनिया है, फेट ऑफ अमोनियम आयन क्या है? एक तो रिडक्टिव अमाइनेशन होगा और एक ट्रांस अमाइनेशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो अमोनियम आयन हमने देखा कि भाई जो नाइट्रेट्स थे अमोनियम आयन में परिवर्तित हुए। अमोनियम आयंस में दो प्रोसेसेस हो सकती हैं आगे। एक होता है रिडक्टिव अमाइनेशन और एक होता है ट्रांस अमाइनेशन, जिससे कि फिर आगे फर्दर अमीनो एसिड्स बन रहे। पहले समझते हैं रिडक्टिव अमाइनेशन क्या है, राइट जी। सो फेट ऑफ अमोनियम आयंस में या अमोनिया में रिडक्टिव अमाइनेशन में आप देखिए क्या है? अमोनियम आयंस प्लस अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड। ध्यान रखना ये चीज, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड बना रहा है ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। अमीनो एसिड्स याद करके देखिए, मैंने बहुत सारे अमीनो एसिड्स बताए थे आपको, जिसमें हमने पढ़ा था कि एनिमल्स में कुछ एसेंशियल कुछ नॉन एसेंशियल है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑल द अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाय देम। ढेर सारे अमीनो एसिड्स हमने पढ़े थे। ग्लूटामिक एसिड का जिक्र किया था, आयनिक फॉर्म है तो ग्लूटामेट कह देते हैं हम यहाँ पे। सो हम देख रहे हैं रिडक्टिव अमाइनेशन क्या है? अमोनियम आयंस प्लस अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस, ये हमें रिजल्ट दे रहा है ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। दैट इज एन इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड। जब प्लांट्स बाकी अमीनो एसिड्स बनाते हैं ना, तो पहले ग्लूटामिक एसिड बना लेते हैं। आप आगे देखेंगे ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन क्या है। जो दूसरी चीज हमने जिक्र किया था फेट ऑफ अमोनिया में रिडक्टिव अमाइनेशन तो देख लिया। ट्रांस अमाइनेशन का मतलब है एक अमीनो एसिड, जिसमें हम यहाँ पे ले सकते हैं कि भाई मान लीजिए ग्लूटामिक एसिड हो गया, एक अमीनो एसिड और एक कीटो एसिड आपस में मिलके एक नए अमीनो एसिड का निर्माण कर देते हैं। हमारी बॉडी में भी ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस होती हैं, राइट। लिवर में, लिवर इज कैपेबल ऑफ ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस कि एक अमीनो एसिड और एक कीटो एसिड मिला के एक और नया अलग अमीनो एसिड बना लिया, ठीक है। हमारी बॉडी में जब ट्रांस अमाइनेशन होता है तो पहले ग्लूटामिक एसिड बनता है, फर्स्ट इट इज सिंथेसाइज्ड। यहां भी हमने देखा कि ग्लूटामिक एसिड बना, ठीक है। सो ये ट्रांस अमाइनेशन क्या है? देखो, देयर इज एन अमीनो एसिड विच इज द अमाइनो डोनर, वो अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा। देयर इज अ कीटो एसिड विच इज द अमाइनो एक्सेप्टर, वो उस अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा और रिजल्ट बन जाएगा एक नया कीटो एसिड और एक नया अमीनो एसिड। तो ये ट्रांस अमाइनेस एंजाइम होते हैं जो कैटालाइज करते हैं ट्रांस अमाइनेशन को। ट्रांस अमाइनेशन वर्ड से अंदाजा लगा लीजिए, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो गया, दूसरे पे चला गया, ट्रांस अमाइनेशन। यहां देखो कि ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, विच इज एन अमीनो एसिड, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड हमने पहले जिक्र किया था। यहां पे हमने ले लिया जी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो ग्लूटामिक एसिड प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, द रिजल्ट इज अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के जरिए एक अमीनो एसिड और एक कीटो एसिड मिलके एक नया अमीनो एसिड और नया कीटो एसिड बना देते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
सो जो अमोनियम आयंस का फेट हमने देखा था, रिडक्टिव अमाइनेशन एंड ट्रांसअमाइनेशन, वो आपके सामने है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि प्लांट्स उन नाइट्रेट्स को इस्तेमाल कैसे करें भाई, उन्हें प्रोटीन बनाने हैं और प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए, तो इस तरीके से वो अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, ग्लूटामिक एसिड प्लस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड व्हिच इज अ कीटो एसिड गिविंग यू द नेट रिजल्ट, द प्रोडक्ट्स दैट इज अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। क्लियर है जी ये? चलो आगे बढ़ते हैं ना। ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स क्या बना देंगे फिर, अल्टीमेटली प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द प्रोटीन्स। एस्पाराजीन आपको याद है जी, एस्पाराजीन भी बताया हुआ था आपको, कितने सारे अमीनो एसिड बताए थे, ग्लूटामीन, एस्पाराजीन, सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन एंड मिथियोनीन, राइट? सो दिस इज हाउ द अमीनो एसिड्स दे विल बी फॉर्मिंग द प्रोटीन्स, राइट? यूराइड्स भी फॉर्म होंगे यहाँ, right? There is formation of urides also. चलिए डीनाइट्रिफिकेशन देखते हैं जी क्या होता है। अब आप कहेंगे कि ये डीनाइट्रिफिकेशन की क्या जरूरत है, अभी अभी तो हमने नाइट्रिफिकेशन पढ़ा, प्राइमरी नाइट्रिफिकेशन, सेकेंडरी नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन भी जरूरी है कि एक्सेस अगर हो जाएगा उस चीज का तो उसे खत्म करना जरूरी है। सो जो नाइट्रेट्स बने हैं वो एसिमिलेट हो गए प्लांट के द्वारा, और जो एक्सेस हैं, जो फालतू हैं, जो नहीं चाहिए, उनका डीनाइट्रिफिकेशन होके फिर से नाइट्रोजन बन गया। क्लियर? दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। Now, it is performed by denitrifying bacteria. जैसे प्राइमरी नाइट्रिफिकेशन, सेकेंडरी नाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया इन्वॉल्व थे, ऐसे ही डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स को रिमूव करवाते हैं। स्यूडोमोनास इंपॉर्टेंट, थायोबैसिलस इंपॉर्टेंट। सो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में जो इन्वॉल्व है उसमें एक एग्जांपल स्यूडोमोनास, दूसरा थायोबैसिलस। नाइट्रेट्स कन्वर्ट हुए नाइट्राइट्स में और फिर कन्वर्ट हो गए नाइट्रोजन में। हमने नाइट्रोजन साइकिल का जिक्र किया था ना, तो साइक्लिकल वे में हो रही है सारी चीजें। ओके, कौन कौन से हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया? स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, दो नाम ध्यान रखना। व्हाट इज अमोनिफिकेशन? अब आप कहेंगे अमोनिफिकेशन क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन के बाद अमोनिफिकेशन है कि भाई जो नाइट्रोजन है अब उसे वापस बदल दो अमोनिया में। सो इट इज परफॉर्म्ड बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, आपने देखा होगा कि भाई जो एनिमल्स हैं डेड पड़े हुए, कहीं वहां पे बड़ी गंदी स्मेल आने लगती है, अमोनिया के कारण हो जाता है वो, राइट? यहाँ पे बैक्टीरिया याद रखिएगा, बैसिलस वल्गैरिस एंड बैसिलस रेमोसस, दो है याद रखिएगा, एक भी याद रखेंगे चलेगा आपको। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, उनके नाइट्रोजन को इनटू अमोनिया, राइट? सो देखिए समरी अगर हम देखें इस पूरे नाइट्रोजन साइकिल की तो क्या निकल के आएगी हमारे सामने? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने देखा, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अल्टीमेटली जो हमारे पास मिले थे नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, जिनका डीनाइट्रिफिकेशन भी हो रहा है और वापस नाइट्रोजन बन रहा है। अमोनिफिकेशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का हो रहा है तो अमोनिया बन रहा है। सो आई मीन ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। हवा का जो नाइट्रोजन था पहले हमने देखा किस प्रकार से अमोनिया में बदला, नाइट्रेट्स बने, नाइट्रेट्स बने, नाइट्राइट्स बने, नाइट्रेट्स बने, नाइट्रेट्स से बना लिया गया अल्टीमेटली जो है प्रोटीन्स, और फिर जो नहीं चाहिए थे उनका डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनका अमोनिया रिलीज हो गया। सो यू आर गेटिंग दिस हाउ दिस एंटायर साइकिल इज इंटर रिलेटेड। एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हुई, दूसरे में जो एक्सेस था वो फिर से वापस उसी में कन्वर्ट होके आ गई। तभी हमने कहा था ये एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है। व्हेन यू से बायोजियोकेमिकल प्रोसेस दैट मींस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसका, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड केमिकल एस्पेक्ट भी है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस नाइट्रोजन साइकिल। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। कुछ कुछ टेक्निकल बातें थी लेकिन ओवरऑल चीजें सिंपल थी, राइट? लेग हेमोग्लोबिन याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया के नाम याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो नोड्यूल्स कैसे बन रहे हैं वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है जी? सो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन खत्म होता है। जो रनिंग नोट्स आप बना पाए, जितने भी आप बना पाए, उन्हें रिवाइज जरूर कीजिएगा। रेगुलरिटी बनाए रखिए सेशंस में, कोई सेशन मिस नहीं करना है।
मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहना है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत सारी चीजें खुद को भी करनी पड़ती हैं। एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, मैं जितनी इंफॉर्मेशन आपको इतने समय में दे पाता हूं, सटीक तरीके से आई ट्राई माई बेस्ट। बहुत से एफर्ट्स खुद के भी करने पड़ते हैं बेटा, राइट और आपको इतनी ब्यूटीफुल टीम मिली हुई है जो आपके लिए हर समय कार्यरत है, आपको आपके मकसद तक पहुंचाने के लिए। सो याद रखना है कि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं बनना है। सफलता तभी होगी जब आपके सिग्नेचर्स ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे। याद रखिएगा ये चीज। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं जी, आपको नमस्कार कहता हूं। विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।